हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो है एमबीजी वन ब्रिटिश पोएट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की जो हम सीरीज लेकर आए हैं उसकी। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं एडमंड स्पेंसर की सोनेट 77, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट आया भी हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे, वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी इट प्लेन, a goodly table of pure ivory, all spread with junkets fit to entertain the greatest prince with pompous royalty। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आरटीसी लिखी जाती है, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो हमें उसमें इंक्लूड करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली देखिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंक्लूजन। इन पांचों पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली रेफरेंस। देखिए, रेफरेंस में आप पोएम के नाम को, पोएट के नाम को इंक्लूड कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। कोई भी इवेंट उस समय अगर अकर हुआ हो तो आप उसकी भी डिटेल इसके अंदर नोट डाउन करवा सकते हो। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपको जो भी लाइंस दी हुई हैं पोएम की उसको एक्सप्लेन करना है। इसकी काफ़ी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, मतलब काफ़ी लाइंस इंक्लूड होती है फ्रेंड्स। इसमें जो अपर वन है वो इतना इजी होना चाहिए कि कोई भी कॉमन रीडर भी अगर आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन को पढ़े तो वो इजीली समझ जाए कि वो कहना क्या चाहता है। आफ्टर दैट जो हिडन मीनिंग है वो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, क्रिटिकल अप्रिसिएशन या क्रिटिकल कमेंट्स या क्रिटिकल एनालिसिस। आपको गो थ्रू करना है, पूरा एनालाइज करना है उसके राइम स्कीम को। यहाँ लिख सकते हो आप मीटर कौन सा फॉलो किया गया है, थीम स्टाइल कैसा है। तो डेप्थ में बेसिकली आपको जाना है, जो अंडरलाइन मीनिंग है वो आपको समझना है। ये जस्टिफाई होना चाहिए फ्रेंड, जो भी आपने लिखा हो या जो भी आपके व्यूज है रिगार्डिंग ऑल थिंग्स अबाउट द पोएम। लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको सम अप करना है। तो आइए आज की पोएम का एक्सप्लेनेशन जो है हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी इट प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पे प्लेन है जो इन रियल समथिंग बताया गया है कि इस प्लेन का मतलब जो है वो है सच में। आफ्टर दैट आइवरी। आइवरी क्या है, एक लग्जरियस काइंड ऑफ मतलब चीज है, जो हाथी दांत आप बेसिकली बोल सकते हो। तो काफी लग्जरियस होती है ये। एक टेबल की बात की जा रही है जो प्योर आइवरी की है। आफ्टर दैट ऑल स्प्रेड विद जंकेट्स। जंकेट्स वैसे तो एक डिश होती है स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड कर्ड्स ऑफ मिल्क। अदरवाइज यहाँ पे आप खाने की आइटम्स को, जो एक डिलीशियस फूड्स वगैरह हैं उनके बारे में आप जंकेट्स वर्ड को यूज कर सकते हो और किया भी गया है। एंड जो नेक्स्ट है वो है एंटरटेन। तो ये एंटरटेन बेसिकली एंटरटेन ही है। लास्ट जो है ग्रेटेस्ट प्रिंस विद पम्पस रॉयल्टी। तो ये कुछ वर्ड्स थे और ये पूरा सोनेट 77 है जो हमने लिखा है। बट हम बेसिकली पहले ये चार लाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम बाकी भी पोएम को देखेंगे कंप्लीटली। तो रेफरेंस क्या है, ये एक्सट्रैक्ट की गई है एडमंड स्पेंसर की सोनेट एमरेटी से। जो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि जनरल प्रोलॉग जो है एमरेटी का, उसकी सोनेट 77 से ये लिया गया है, जिसमें पोएट एड्रेस करता है अपनी बिलव्ड को, उसके वर्च्यूज को प्रेज करता है, एक्सप्रेस करता है अपना लव और अपना डिवोशन अपनी बिलव्ड के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। तो जो लाइन पर्टिकुलरली आपको दी गई है उसमें पोएट जो कहना चाहता है, मैं पहले आपको बता दूं, वो ये कहता है, क्या ये सपना है और डिड आई सी इट प्लेन, या फिर ये सच है। अ गुडली टेबल, गुडली मीन्स शानदार, एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी सी टेबल ऑफ आइवरी, प्योर आइवरी। प्योर आइवरी जैसे मैंने आपको बताया हाथी दांत एक लग्जरीज आइटम है। जो टेबल है वो प्योर आइवरी की बनी हुई है। ऑल स्प्रेड विद जंकेट, जिसके ऊपर काफी सारे जो है डिलीशियस फूड आइटम्स रखी गई हैं। फिट टू एंटरटेन द ग्रेटेस्ट प्रिंस विद पॉम्पस रॉयल्टी, एक ऐसे ग्रेट प्रिंस को एंटरटेनमेंट या फिर उसको लुभाने के लिए, मतलब इतना शानदार है सब जो किसी भी रॉयल प्रिंस को इजीली
लुभा सकता है। रॉयल्टी मीन्स यहाँ पे पावरफुल मैन, और पॉम्पस मीन्स एक सेल्फ इम्पोर्टेंस वाला बंदा, शानो शौकत रखने वाला बेसिकली। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है। आप जो एक्सप्लेनेशन में आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आप ये लिख सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर सोनेट द पोएट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ टाइम। वो टाइम के बारे में एक्सप्लोर करता है और उसका इम्पैक्ट जो उसके लव एंड ब्यूटी पर पड़ता है वो सब इसमें बताता है। पोएट वंडर्स वेदर इट वर अ ड्रीम और रियलिटी व्हेन ही beheld a table of pure ivory. Ivory is basically elephant teeth, upon which was spread a junket, a dish of sweetened and flavored curds, to entertain the great prince of pompous royalty. तो आप एक्सप्लेनेशन में इतना कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस, जहाँ पे आपको गो थ्रू करना है, राइम स्कीम बताना है। तो ए बी यहाँ का राइम स्कीम है, बट हियर स्पेंसर मेक्स इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बाय यूजिंग द फॉल्स राइम बिटवीन द लाइन 2 and 4। जो बेसिकली दो वर्ड हैं आइवरी एंड रॉयल्टी, राइम तो कर रहे हैं लेकिन वो फॉल्स राइम है, ट्रू राइम्स नहीं है। और ये सोनेट है जो ऑल अबाउट है ए फीस्ट ऑफ लव, वेयर द पोएट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ड लव इनटू समथिंग टेंजिबल। तो पॉइंट यहाँ पे देखिए ये बताना चाहता है कि जैसे हम खाने को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह लव को भी टेस्ट किया जा सकता है। लव का भी एक टेस्ट है, आप उसे फील करने की बजाय उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ही इज ट्राइंग टू से दैट लव इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ओनली सी और फील, बट यू कैन ऑल्सो taste this kind of thing. So here this sonnet describes love as a feast. According to this sonnet, you are able to taste the love and you can also experience the pleasure of this love as a feast. Now the last one is conclusion. Overall sonnet जो 77 है वो celebrate करती है beauty, virtues and endures करती है nature of the speaker's love for his beloved. ये शो करता है Spencer's skill in employing vivid imaginary and metaphors to convey deep emotions and sentiments. And I found this sonnet to be such a rich metaphor for love. Anyone that has ever been in love can actually appreciate this experience of love in a variety of ways, as tangible, delicious goods, and many more. तो फ्रेंड्स काफ़ी मेटाफोर यहाँ लव के लिए यूज़ की गई है टू कन्वे डीप इमोशंस, सेंटिमेंट्स, और लव को वैरायटी ऑफ वेज में यहाँ पे पोएम ने डिस्क्राइब किया है। तो आइए अब इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन है जो हम इंग्लिश में देखते हैं, जो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पोएम। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ बताई जाएगी, जैसे जो 4 लाइनें होती है उसे हम 1 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 4 लाइन के जो हैं 3 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। आफ्टर दैट जो लास्ट में है आपको वो एक कपलेट दिखाई देगा, जहाँ पे 2 जो लाइन्स हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम आइए जानते हैं। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया ये एक सोनेट है जो कंपोज की गई है बाय 3 क्वाड्रेंट्स, जो फॉलोड बाय है एक कपलेट से, और उसका राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड लास्ट में ई ई। तो आप ही खुद भी चेक कर सकते हो, जैसे प्लेन एंड एंटरटेन, आइवरी एंड रॉयल्टी, डिडली बे, प्राइस एंटाइज, कुछ फॉल्स राइम भी है यहाँ पे, वाइस पैराडाइज, टेस्ट प्लेस्ड, स्प्रेड एंड फेड। तो ये राइम है एक तरीके से। तो जो अभी मैंने आपको बताई स्कीम क्या है, ए बी सी डी एंड लास्ट में ई ई। तो पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में इसको कंपोज किया गया है। यहाँ पे लव को एज अ फीस्ट शो किया गया है। देखिए द सोनेट डिस्क्राइब्स लव एज अ फीस्ट with the help of the rich images and metaphors। तो काफी सारा मेटाफोर यहाँ पे यूज किया गया है, सीधी डायरेक्ट पॉइंट पे ना बात कर सके। One is able to taste and experience the pleasure of love as a feast. The speaker continues to meditate upon his fiance's bosom। तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। Was it a dream or did I see it plain? A goodly table of pure ivory, all spread with junkets, fit to entertain the greatest prince with pompous royalty. The poet wonders whether it were dream, क्या सपना है और reality है, when he beheld a table of pure ivory, spread with delicacies that is fit to please the royal and great प्रिंस। तो ये सपना है या फिर रियलिटी है, जहाँ पर एक वो प्योर आइवरी की टेबल को देख रहा है जो काफ़ी सारे डिलीशियस फूड आइटम्स से स्प्रेड की गई है, जो किसी भी रॉयल और ग्रेट प्रिंस को प्लीज करने में
काफी एंटरटेनफुल रहती है। नेक्स्ट जो है, amongst which there in a silver dish did lead two golden apples of unvalued price for passing those which Hercules came by, or those which Atlanta did entice. तो amongst which there in a silver dish did lie two golden apples of unvalued price। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिल्वर की प्लेट है, सिल्वर डिश है जिसमें दो गोल्डन एप्पल्स रखा हुआ है जो अनवैल्यूड प्राइस के हैं, यानी बहुत ही वैल्यूएबल। तो नेक्स्ट देखते हैं, फार पासिंग दोज विच हरक्यूल्स केम बाय और दोज विच अटलांटा डिड एंटाइस। तो यहाँ पे दो ग्रीक माइथोलॉजीज हैं, एक हरक्यूल्स की और एक अटलांटा की। तो ये जो एप्पल्स की स्टोरी है वो इन दोनों से भी वैल्यूएबल है। कैसे? तो पहले हम इनकी स्टोरी देखते हैं। हरक्यूल्स की बात करते हैं पहले। तो एक होशियार और ताकतवर योद्धा था। तो जिस राज्य में वो रहता था वहां के राजा को ये डर था कि मेरी जो प्रजा है वो मुझे राजा की गद्दी से हटाकर हरक्यूल्स को आने वाले समय में राजा ना बना दे। तो राजा ने उसको एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिया। उसने कहा कि हेस पैराडाइज एक नाम की जगह है जहां से आपको 3 गोल्डन एप्पल लेकर आने हैं। तो हरक्यूल्स मान गया और वो इस जगह के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जाकर 3 गोल्डन एप्पल लाने की वो कोशिश करने लगा। तो काफी हर्डल्स आई उसकी लाइफ में उसके बाद, लेकिन लास्ट में वो एक ऐसी जगह पर गया जहां पर एक एटलस नाम का व्यक्ति था जो पूरे आसमान का बोझ अपने कंधों पर उठाकर खड़ा था। तो हरक्यूल्स ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और एटलस भी कई सालों से आसमान का बोझ उठाकर थक चुका था। तो उसने हरक्यूल्स को कहा कि तुम मेरी जगह ये आसमान को पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए 3 गोल्डन एप्पल लेकर आता हूँ। हरक्यूल्स एग्री कर गया और जब तक एटलस नहीं आया वह आसमान को पकड़कर खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद जब एटलस वापस आया तो उसके हाथ में 3 गोल्डन एप्पल थे, जिसे देखकर हरक्यूल्स बहुत खुश हुआ। तो एटलस ने क्या किया, वो तीनों एप्पल उसके पास रखे और वहां से जाने लगा। और उसने जाते जाते ये कहा कि मैं इस आसमान के बोझ को उठाकर बहुत सालों से थक चुका हूं, तो मैं कई सालों का आराम करना चाहता हूं। लेकिन हरक्यूल्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने उसी समय एक प्लान बनाया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, तुम एक काम करो, तुम कुछ सेकंड्स के लिए बस इस आसमान को पकड़ो, मैं अपने कंधों पर कुछ एक सॉफ्ट सा टिश्यू कुछ भी ऐसा रख लूं ताकि मेरे कंधों पर ज्यादा बोझ ना आए, तो उसके बाद मैं इस आसमान को पकड़ लूंगा। तो एटलस मान गया और उसने कुछ समय के लिए उसको आसमान को पकड़ लिया। तो लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा, हरक्यूल्स ने अपने वो 3 गोल्डन एप्पल उठाए और वहां से चला गया। तो वापस वो आसमान का बोझ एटलस के कंधों पर आ गया। लेकिन जैसे ही वो एप्पल्स लेकर अपने राज्य में वापस गया तो वहां के लोगों ने फिर से उसके लिए जोरदार क्लैपिंग की और यही माना कि यही होशियार और सबसे ताकतवर योद्धा जो हमारे राज्य में है। तो इस प्रकार से इन एप्पल्स की बात जो यहाँ पे पोएट कर रहा है वो उन एप्पल्स से भी ज्यादा प्रीशियस हैं जो हरक्यूल्स ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसने इतने सारी मतलब कोशिशें की थी। तो ये जो एप्पल्स पोएट यहाँ पे दिखाना चाहता है वो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। यही एक कहानी है दूसरी एटलांटा की, वो भी एक ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें एटलांटा एक प्रिंसेस होती है। तो वो ऑफर करती है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है हु कुड आउटरन हर, यानी जो भी उसको इस रेस में बीट कर देगा, हरा देगा, तो वो उसी से शादी करेगी। लेकिन एक कंडीशन वो और रखती है कि अगर वो पर्सन खुद हार गया तो ही विल डेफिनेटली लूज हिज लाइफ। तो एक हिपोमेनिस नाम का पर्सन होता है जिसके साथ एटलांटा रेस शुरू करती है। तो जब रेस स्टार्ट होती है तो होता क्या है, वो पर्सन जिसका नाम हिपोमेनिस होता है, जिसे एक गॉडेस एफ्रोडाइट ने खुद हेस्पेराडाइस के 3 गोल्डन एप्पल दिए होते हैं, वो उन्हें रास्ते के बीच में ही, रेस के बीच में ही गिरा देता है, जिससे देखकर एटलांटा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो खुद को रोकती है ताकि उनको वो उठा पाए, जिससे वो ये रेस हार जाती है। तो यहाँ पे जो पोएट जिस एप्पल्स की बात कर रहा है वो इन एप्पल से भी ज्यादा मोर टैम्पटिंग है या मोर अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से एटलांटा डिस्ट्रैक्ट होती है। आफ्टर दैट क्या है, इनमें किसी भी तरह का, देखिए, एक्सीडिंग स्वीट येट वॉइड ऑफ सिंफुल वॉइस। एक्सीडिंग स्वीट, इतने मीठे हैं कि इनमें किसी भी तरह का पाप नहीं है। दैट मेनी सोट येट नन कुड एवर टेस्ट। पाप की यहाँ कैसे बात कर रहा है, एक एडम पैराडाइस में देखा होगा, एक एप्पल जो था वो एडम और ईव ने चुराया था, तो वो
काफी सिंफुल एक वर्क उनके द्वारा जो किया गया था, तो उसके बावजूद उनको पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस एप्पल में ये उस एप्पल वाले सिंफुल नहीं है, वॉइड का मतलब यहाँ पे अवॉइड है वो चीज। तो इनमें वो किसी तरह का कोई पाप नहीं है, और ये ऐसे एप्पल हैं दैट नन कुड एवर टेस्ट, जो कोई टेस्ट आज तक नहीं कर पाया है। by love himself, sorry, sweet fruit of pleasure brought from paradise by love himself and in his garden blast। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसा मैंने बताया, पाने की कोशिश की है। तो ये जो प्लाजर का फ्रूट है जो स्पेशली पैराडाइज से लाया गया है, पैराडाइज मतलब बाय लव हिमसेल्फ, लव मीन्स यहाँ पे गॉड की बात की गई है। तो जो गॉड है, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड, दैट इज ब्रॉट फ्रॉम पैराडाइज बाय क्यूपिड द गॉड ऑफ लव एंड प्लांटेड इन हिज ओन गार्डन। तो उन्होंने उसे अपने ही गार्डन में प्लांट किया। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ही dwells upon these apples, describing them as exceedingly sweet without any stain of vice, यानी कि कोई पाप से फुल नहीं है ये। Many people seek for it, but none tasted it ever. It is a sweet fruit of pleasure that is brought from paradise by Cupid, the god of love, and planted in his own garden. The next one is her breast, that table was so richly spread, my thoughts the guest, which would their own have fed. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो गोल्डन एप्पल्स की बात कर रहा है, वो गोल्डन एप्पल्स वो अपनी बिलव्ड के ब्रेस्ट यानी उसके बोजम्स की बात कर रहा है। तो ये एक मेटाफोर एज अ यूज किया गया था। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसके जो ब्रेस्ट हैं वो काफी रिचली स्प्रेड हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। जो उसके थॉट्स हैं वो गेस्ट हैं, और विच वुड देयर ओन हैव फेड। तो यहाँ पर उसको बताया गया है कि इन कपलेट में स्पेंसर रिवील दैट टू गोल्डन एप्पल्स आर द टू बॉजम्स ऑफ हिज बिलव्ड एंड हिज थॉट्स आर द गेस्ट व्हिच वुड फीड अपॉन देम। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम का जो है एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज डू राइट इट अबाउट इन कमेंट्स, एंड प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स।